और मोहम्मद मुस्तकीम साहब, आप तो कैंडिडेट हैं सिविल सर्विस के। यस सर, जुडिशियल सर्विसेज। अच्छा, तो आप पिछले लेक्चर में थे। यस सर। अच्छा, कोई कमेंट उसके बारे में, कोई तरीका उसको और इम्प्रूव करने का, कोई कमी रह गई हो? नहीं सर, ओनली कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं, बाकी तो सब बढ़िया था, बहुत अच्छा मतलब लगता है। अच्छा, और नहीं, जो मेरा एवरीथिंग तरीका है, देखिए मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे तारीफ सुनने के लिए। मकसद सिर्फ ये है कि उसमें कोई और इम्प्रूवमेंट हो सके या कोई कमी हो दूर हो सके, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर वो हो तो बताइए, वरना कोई तारीफ की जरूरत नहीं। बट सर यू डिजर्व इट। चलिए, आप इतना मसर है तो मैंने कबूल कर लिया आपकी आपकी तारीफ, शुक्रिया। मगर अगर इसके मुकाबले में इसके साथ साथ भी आप कुछ बता सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करें? ज्यादा जोर से बोलते हैं, ज्यादा धीरे से बोलते हैं, ज्यादा, मैं रिपीट करता हूँ जानबूझ के, वो ठीक है? नो सर, आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का मुझे अपने लेवल पे तो नहीं लग रहा कि ऐसा। नहीं नहीं नहीं, बट मेरा इसके सवाल साथ ये है कि अगर मैं, जैसे कि स्लाइड्स वगैरह में अगर हमें कुछ कंटेंट भी साथ साथ चलता रहे और उसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है हमें, तो इट विल बी आई थिंक बेटर इन बेटा माय मेरा तो ओपिनियन। सारी जिंदगी मैंने पढ़ा और पढ़ाया है फेस टू फेस। ये यस तो सर। ऑनलाइन एक मजबूरी है, ये यस सर। सब्स्टिट्यूट नहीं है फेस टू फेस लेक्चर का। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ, और प्रोफेसर हमारे सबलू खान साहब बता रहे थे कि शायद सितंबर से फेस टू फेस लेक्चर शुरू हो जाएंगे। हो सकता है सितंबर में तो मैं सुबह आके शाम को लौट जाया करूंगा और दिन भर आप लोगों को लेक्चर दूंगा, मगर उसमें मुझे ज्यादा तसल्ली होगी, बच्चों को यस सर। सामने देखने का, उनसे बात करने का, उसका एक लुत्फ अलग होता है और उसका फायदा भी गालिबन आपको ज्यादा होगा। यस सर। यस। तो ये तो टेम्परेरी मेजर है, इसमें कोई टेम्परेरी सुधार हो सके तो वेलकम। यस सर। नहीं, मैं ये सवाल आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा था। मैं जानबूझकर कॉन्शियसली बातों को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरी थ्योरी ये है कि एक तो ये कि हर कोई 100% अटेंटिव नहीं हो सकता। मैं भी जब किसी के क्लास में बैठता हूँ तो मैं नहीं गारंटी कर सकता कि उसने 100 बातें कही, हमने 100 एब्जॉर्ब कर ली। रिपीटिशन से बहुत कम चीजें मिस होती हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब चीज रिपीट होती है उसके याद रहने का ज्यादा चांस याद है। है। यस सर। तो हम चाहते हैं न सिर्फ ये कि चीजें क्लियर हों लेक्चर से, बल्कि एट द एंड ऑफ द क्लास आप कुछ याद करके जहन में ले जाएं। यस सर। तो आपको लगता है रिपीटिशन की थ्योरी मेरी सही है? अगर नहीं है, सही लगती है, आप बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोले कि नहीं सही। नहीं नहीं, सही सही है। चलिए, मान लिया अगर आप कह रहे हैं तो अब शुरू करें खान साहब। अब तो देखिए 7-8 मिनट हो गए। सबलू खान साहब, हाँ जी सर। अब कितने बच्चे जुड़ गए? अब सर 20 पार्टिसिपेंट हैं। 20। 20 तो इज गुड इनफ। लेट अस स्टार्ट। तो आज मैं, आप लोगों को पेपर्स मिल गए थे जो भेजे, जो हमने शेयर किए थे। आज कई टॉपिक्स हैं, देखिए कितने हम कवर कर पाते हैं। जितने आज हो जाएंगे आज कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगली मुलाकात होगी हमारी फ्राइडे को 10 बजे, उसमें कर लेंगे। आज हम शुरू करना चाहते हैं environmental impact assessment. That is the first topic I wish to take, and then we'll go on to other Did you receive an article written by Chandra Bhushan on this topic? मोहम्मद मुस्तकीम साहब, मुझे यस आप सर। ही दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं आप ही को तंग करूंगा बार बार। नहीं सर, देखा था थोड़ा मैंने उसको, पढ़ा नहीं नहीं भी कुछ नहीं, मेरा नोट्स। सवाल देखिए, आपने गौर से नहीं सुना, इंटरव्यू में आपके मार्क्स कट जाते। मेरा जी सवाल ये सर। है कि क्या आपको मिला? मैंने पढ़ने के बारे में नहीं यस पूछा। सर। यस सर, आई गॉट। बस बस बस। तो देखिए, अगर खाली यस सर बोलते तो 100% मार्क्स मिल जाते। I'm just joking. This is not an interview. ओके सर। हाँ, इंटरव्यू की जो ट्रेनिंग हम लोगों को देते हैं, अक्सर लोगों को ये बातें हैं कि पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ और देते हैं। चलिए, आप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, पढ़ लेने से भी वही, वो मेरी रिपीटिशन वाली थ्योरी नहीं सर, मैंने परी मैंने बेस्ड है। पढ़ा है मैंने। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्यों आप झिझक रहे हैं? नहीं सर, थोड़ा हेजिटेशन। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो शुरू करते हैं। मैं इस टॉपिक से हट के भी कई चीजें बोलूंगा।
और उसके बारे में भी कुछ आपको बाद में आज शाम तक तब्लू खान साहब को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कुछ मटीरियल। 100% जो कुछ मैं कहूँगा वो तो शायद आर्टिकल से कवर नहीं होगा, लेकिन काफ़ी कुछ जो आज मैं कहूँगा इस टॉपिक पर और दूसरे टॉपिक पर वो कवर हो जाएगा, या तो either through what I have already shared or through what I am going to share after this lecture today. Right. Let us take up the first topic, environmental impact assessment regulations 2020. देखिए ब्रॉड टॉपिक है एनवायरनमेंट का, और these regulations, these rules, or this is called actually notification, EIA notification 2020, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। चलिए कुछ और जनरल बातें करते हैं, फिर उस टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों को पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर दैट देयर आर ए फ्यू डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी तरह के कई एक इंडिकेटर्स हैं जिसके अगेंस्ट performance of different countries is ranked. Each country which is included for assessment has a rank, and that ranks can go up or down or remain where it is from year to year. You must have heard about certain indicators where international or global assessments are carried out for different countries. Can you tell me, and you would also be aware, I hope, that there are some indicators against which India has lost its rank in the past 5 or 6 years. Do you know this? Anybody? Do you know that India has lost its rank in relation to a few development indicators? Those who attended last lecture at least would have picked up at least one indicator which was against in terms of education, but since India did not participate after that, so there is no question of losing or gaining rank. भाई कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। मोहम्मद मुस्तकीम साहब या कोई भी बोले को बताए कि आप लोग वाकिफ हैं ऐसे इंडिकेटर से जिसके अगेंस्ट की इंडिया की परफॉर्मेंस पिछले 5-6 सालों में गिरी है। परफॉर्मेंस जैसे रैंक हमारा पहले मान लिया 50 था तो 50 से 60 हो गया या 70 हो गया, ये सुना है आपने? नो सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं जी। ये सर, अब इसके बारे में तो अभी कुछ ऐसा पढ़ा नहीं मैंने। हाँ ये बात सही है, मगर आप पढ़ें इंडिया का रैंक, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स है, लास्ट ईयर ही डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया ने उससे पिछले साल जो इंडिया का रैंक था उससे 10 प्लेस नीचे चला गया। तो कई इंडिकेटर्स हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जिनके अगेंस्ट इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की पोजीशन पिछले 5-6 सालों में गिरी है। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां की बहुत ज्यादा गिरी है। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिरी है, और इनमें से सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर है एनवायरनमेंट, और इंडिकेटर का नाम है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आप चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि ये इसके बारे में मैं कोई हैंड आउट या कोई पेपर नहीं भेजने वाला। यानी एनवायरनमेंट के मामले में इंडिया की परफॉर्मेंस नोट कर लीजिए। 2016 में हमारा रैंक था 141, लगभग 180 कंट्रीज में हमारा रैंक था 141। किस इंडिकेटर के खिलाफ, के अगेंस्ट? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, EPI। EPI के मामले में इंडिया का 2016 में रैंक था 141 आउट ऑफ 180, और 2 साल में 2018 में हम सर
सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी हेलो हेलो हेलो, यस यस सर, अब आई। नाउ इट्स, या इट्स ओके नाउ सर। थैंक यू थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कई डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अगेंस्ट अपनी पोजीशन खोई है। यानी हमारी परफॉर्मेंस, कई एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ की हमारी इंडिया की परफॉर्मेंस गिरी है पिछले 5-6 सालों में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे ज्यादा जिस एरिया में, जिस सेक्टर में इंडिया की परफॉर्मेंस गिरी है, द एरिया और द सेक्टर वेयर इंडिया हैज lost the maximum number of ranks, it is the Environmental Performance Index. Our rank was 141 in 2016. In 2018, it went down to 177, from 141 to 177. कितने रैंक कम हो गया? 36 रैंक। 36 रैंक गिर गए 2 साल में। अभी 2020 में हमने कुछ 9 रैंक रीगेन किया है। नाउ आवर प्लेस इज 168। तो अभी भी हमने करीब 27 रैंक गिरे हुए हैं पिछले 2016 के मुकाबले में। अब आज का जब लेक्चर, अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि व्हाई इंडिया हैज लॉस्ट सो मेनी रैंक्स इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स in this sector. You will get a reply, at least significantly, if not fully, to I ये आप लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया जाता है, ये एक लॉ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ओरिजिनली पिछला जो नोटिफिकेशन था वो 2006 का था, और उसको अमेंड करके 2020 में नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये EIA होता क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, वेरी ब्रॉडली यू कैन अंडरस्टैंड कि जब कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता है जिसका कि असर इन्वायरमेंट पर, जैसे कि आप जंगल काट करके वहां पर कोई आप डैम बनाना चाहते हैं, या आप कोई बहुत बड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं जिसमें कि नदियों का पानी आपको डाइवर्ट करना पड़ता हो या स्टोरेज करना पड़ता हो, किसी भी प्रोजेक्ट का असर अगर इन्वायरमेंट पर पड़ने वाला है, हवा पे, पानी पे, सॉइल के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर, ये सब इन्वायरमेंट को ही पार्ट पर असर पड़ने वाला है, तो गवर्नमेंट से आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से लेनी पड़ती है क्लियरेंस। और इसके लिए एक क्लियरेंस के साथ साथ आपको एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है किसी एक्सपर्ट, और उसके साथ में आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ती है। फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है एक कमेटी सेटअप करती है एक्सपर्ट, जो इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का असेसमेंट करती है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट होती है। फिर उसके बाद एक पब्लिक हियरिंग होती है कि भाई उस प्रोजेक्ट से जो जिन लोगों पर असर पड़ने वाला है उनकी साथ हियरिंग की जाए। एक्सक्यूज मी सर, वॉइस इज टू लो। अब का कुछ बेहतर हुई? नो सर। हेलो भाई, मैं बहुत नजदीक करके मोबाइल बोल रहा हूँ। हाँ सर, अभी ठीक ठीक। अच्छा चलिए, वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहेगा। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आप सेटअप करना चाहते हैं, तो उसका हर प्रोजेक्ट जिसका कि इन्वायरमेंट पे कोई असर पड़ने वाला हो, उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है। और उस क्लियरेंस की क्या प्रोसेस है वो EIA के नोटिफिकेशन में वो प्रोसेस लिखी होती है कि आपको क्या करना है और क्या
किस हालत में क्लियरेंस की जरूरत है, किस हालत में क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, मोटे तौर पे आप लोग EIA समझ गए। EIA जो होता है ये किस कानून के तहत होता है? हमने आपको बताया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। और पिछला नोटिफिकेशन जो EIA का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया था वो 2006 में आया था। उसको रिवाइज करके अब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, मगर ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, बेहद कंट्रोवर्शियल हो गया है। और 4 हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन फाइल कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट भी इसमें काफी एक्टिव रहा है। गवर्नमेंट ने लोगों को टाइम लिमिट बहुत कम दिया था इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के ऊपर कोई कमेंट दे सकें, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया है। जहां तक मुझे पता है 16 अगस्त तक का टाइम दिया था। तो और more than 20 lakh complaints have been filed or comments have been filed against in relation to this notification. 20 लाख से ज्यादा इसके ऊपर ईमेल्स जा चुकी हैं जिनमें के लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया और ज्यादातर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। चलिए, मैं पूरी बात जो आज के लेक्चर में कहने वाला हूं उसको पहले मैं कुछ सेंटेंसेस में समराइज कर देता हूं, ठीक, फिर उसको एक्सपैंड करेंगे। क्लियर? और मोटी सी बात यह है कि ये जो सारे प्रोसेस जो रखे गए हैं या ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने का जो प्रोसेस है वो किस लिए है? बेसिकली इसलिए है कि इन्वायरमेंट को की हिफाजत करने की। भाई इन्वायरमेंट भी हमारा बचा रहे, जो पानी है, जो हवा है, जो सॉइल है, जो फॉरेस्ट है, वो भी महफूज रहे, उनको भी कंजर्व करें हम, उसमें खराबी कोई लॉन्ग टर्म पैदा ना हो, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलते रहें। ये आइडिया है। तो उसी के लिए ये प्रोसेस रखा गया है कि भाई जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसका कि हवा, पानी, फॉरेस्ट, सॉइल, जमीन, एनवायरनमेंट के किसी भी पहलू के ऊपर असर पड़ने वाला है, तो भाई गवर्नमेंट की क्लियरेंस लीजिए। तो अगर वो क्लियरेंस बहुत आसानी से मिल जाए या उसके रूल्स बहुत ही ढीले ढाले होंगे तो नेचुरली वो उससे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। सच्चाई ये है कि मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि इससे जो पहले का जो नोटिफिकेशन था EIA का 2006 का, उसके कंपैरिजन में ये अभी जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, ड्राफ्ट का मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ, तो 2020 का जो नोटिफिकेशन है EIA का, ये नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है। प्रोजेक्ट के अंदर तो आप बात ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सी जैसे कि पब्लिक हियरिंग होती है, तो पब्लिक हियरिंग के लिए आमतौर से 30 दिन का टाइम दिया जाता था, उनका नहीं 20 दिन में कर लीजिए। अच्छा, और इसी तरह के इतने रिलैक्सेशन दे दिए कि ऐसा लगता है कि बस एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है कि आप उस फॉर्मेलिटी को कर लो, लगभग हर तरह का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, चाहे एनवायरमेंट के ऊपर असर हो चाहे ना हो। तो इस तरह का ढीला ढाला ये कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं, क्रिटिक्स का ऐसा कहना है। गवर्नमेंट क्या कह रही है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज ही के डिस्कशन में, हम इसको भी टेकअप करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है सारे क्रिटिसिज्म के बारे में। तो ये बात तो सही है कि जो 2006 का जो पिछला नोटिफिकेशन था जो अभी भी वैलिड है, जो इसको आज भी इस पर अमल चल रहा है, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन तो अभी ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जब तक फाइनल, लेकिन देखने से लगता है कि 2020 का जो EIA का नोटिफिकेशन है वो 2006 के नोटिफिकेशन EIA के नोटिफिकेशन के मुकाबले में काफी ढीला ढाला है। इसमें इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान हो जाने का डर है। ढीला ढाला होने का मतलब लगभग हर हालत के अंदर आपको बहुत से रिलैक्सेशन दे दिए गए। जब ज्यादा रिलैक्सेशन दे देंगे उसका मतलब होगा कि एनवायरनमेंट जो है बेदर्दी से लोग नुकसान करेंगे एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये ऐसा कहा जा रहा है। अब आपको जो आर्टिकल मैंने जो भेजा था उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा वहां की कि अब कुछ बातें मैं पिकअप कर लेता हूं। उसमें ये कहा उन्होंने कि लिटरली ये बात सही है कि
2020 का EIA नोटिफिकेशन 2006 के नोटिफिकेशन के मुकाबले में ढीला ढाला है, यानी उसमें ज्यादा रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ज्यादा कंसेशन दिए गए हैं, बहुत सी कैटेगरीज को, बहुत से तरह के प्रोजेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है ही नहीं। और बहुत से केसेस में कह दिया गया कि अगर आपने बगैर क्लियरेंस लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो आप एक्सपोज फैक्टो जो है बाद में क्लियरेंस ले लीजिए, तो बस फिर तो सब लोग मनमानी करेंगे, कोई भी क्लियरेंस नहीं लेगा, जाके काम प्रोजेक्ट को शुरू कर दो, बाद में कैसे ना कैसे गवर्नमेंट से बाद में अप्रूवल मिल ही जाएगा। जब environmental clearance, if it's only a formality, it becomes only a formality, then destruction of forest becomes absolutely certain, clear। वो कह रहे हैं कि भाई सच्चाई ये है नहीं, सच्चाई ये है कि जो 2006 का जो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन था वो तो जरूर अच्छा था, काफी सख्त था, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। आज तक तकरीबन 43 amendments, roughly 43 amendments have been carried out on the notification, EIA notification of 2006। तो 43 amendments जो किए गए हैं उसमें मोस्टली रिलैक्सेशन ही दिए गए। अगर वो सारे रिलैक्सेशन जो अमेंडमेंट के तरीके दिए गए हैं उनको भी आप सामने रख लीजिए तो फिर आपको लगेगा कि 2006 का नोटिफिकेशन along with all the amendments लगभग उतना ही बुरा था जितना कि 2020 का ये नोटिफिकेशन है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। क्लियर? ये बात क्लियर है या कोई पूछना चाहता है इसके बारे में कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस ऑन व्हाट आई हैव सेड सो फार? यस सर, क्लियर। ओके, तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके मिस्टर चंद्रभूषण जिनका आर्टिकल आपने पढ़ा कि भाई, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो 43 अमेंडमेंट्स भी कंसिडर कर लिए जाएं, तब भी जितना डैमेज उन 43 अमेंडमेंट्स ने किया था उससे थोड़ा ज्यादा डैमेज ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ 2020 करने जा रहा है, जो उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ढीला है, यानी मामूली फर्क है, मगर ये उससे थोड़ा मेजर जो नुकसान एनवायरमेंट को होना था वो जो 43 अमेंडमेंट किए गए 2006 के नोटिफिकेशन में, उसके जरिए वो नुकसान कर दिया गया है। मगर सवाल तो ये पूछने का है कि जब जो गवर्नमेंट का काम है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, तो लॉज में जब भी कोई नया लॉ या नया नोटिफिकेशन आता है तो दैट नोटिफिकेशन शुड बी रिफॉर्म ओरिएंटेड। व्हाट डज दैट मीन? इट शुड इंप्रूव अपॉन थिंग्स, इट शुड नॉट मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फर्दर डिटेरियोरेशन। अगर वो 43 अमेंडमेंट गलत थे तो लेजिटिमाइज करने की जरूरत है, लेजिटिमाइज इट थ्रू a new notification. The new notification should have tightened the screws, should have tightened areas of relaxations which were not justified. Clear? Clear? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अब तक न सिर्फ ये कि जो लॉ जो 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 रूल्स थे वो काफी ढीले ढाले थे अगर अमेंडमेंट को सामने रख लिया जाए, बल्कि उसमें और भी कई कमियां थी। आपने सुना होगा कि जैसे कंपनी होती हैं, कंपनियों को अपना एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनीज जिनका टर्नओवर इतना है, जो कंडीशंस हैं, वो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाती है। तो ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन चुनता है? वही कंपनी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे कौन देता है? वही कंपनी। अगर मेरी कंपनी है XYZ, कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है तो मैं सीए चुनूंगा, उसको पैसा भी दूंगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर ये होता है कि वो सीए जिसको पैसा मिलता हूँ, सीए जिसको मैं चुनता हूँ, इसी शर्त पे चुनता हूँ कि वो कोई बड़ी गड़बड़ी में निकालेगा नहीं हमारे अकाउंट में। और अगर गड़बड़ी कोई निकालेगा भी तो भाई उसको समझा बुझा के उसको गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाएगा। फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ मामूली गड़बड़ियां दिखाई जाएंगी। बात समझे? बिल्कुल कहते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मामला भी वैसा ही है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्रपोजल जाता है गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, तो उसमें जो प्रपोजल जिसने दिया है उसको एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। एक ऐसा असेसमेंट करवाना पड़ता है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से जो बताते हैं
कि इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और वो रिपोर्ट के साथ सरकार के पास एप्लीकेशन जाती है। तो बिल्कुल वही सीए वाला मामला, जो एक्सपर्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है वो प्रोजेक्ट जिसका होता है वही चुनता है, उसको फीस भी वही देता है। तो अक्सर ये होता ही है, जो वो चाहता है वो लेता है। वाकई जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो नहीं करता, क्योंकि अगर वो ज्यादा क्रिटिकल कमेंट करेगा तो जो प्रोजेक्ट वाला कहेगा भाग जाओ, हमें तुम चाहिए नहीं, हम तो किसी और से करवा लेंगे। डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो एक तो सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाली फर्म को वही चुनता है जिसका प्रोजेक्ट है, और वही उसको फीस देता है। तो अक्सर उसका उसके ऊपर असर होता है, तो अपने मर्जी की रिपोर्ट बनवा लेता है। ये सच्चाई है। अब तक भी जो प्रोसेस चल रही थी उसके अंदर ये कमी थी, और ये कमी आज भी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो कमिटी बनाई जाती है एक्सपर्ट की वो एक्सपर्ट की कमिटी भी अक्सर बहुत ढीली ढाली होती है। अच्छा, ये कहा गया कि साहब उसके अंदर फिर वो मौका दिया जाता है कि जो लोग उस प्रोजेक्ट से जिन पर असर करने होने वाला है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक मीटिंग कराई जाए। बताया गया कि वो मीटिंग भी एक शैम होता है, दिखावा होता है, और वो भी अक्सर पुलिस या डीएम कलेक्टर की मौजूदगी में की जाती है कि कोई ज्यादा बोल ना पाए। तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक दिखावा है, और उसकी कोई सच्चाई नहीं है, उसका कोई खास असर पड़ता नहीं उस प्रोजेक्ट के ऊपर है। अच्छा, ये तो हो गया पब्लिक हियरिंग के बारे में। अच्छा, और क्या है कि फाइनली द एनवायरमेंटल कंडीशन, अच्छा राइट, फाइनली होता क्या है कि अक्सर इन केसेस में कुछ शर्तें वर्तें लगा करके अप्रूवल मिल जाता है कि भाई अप्रूवल मिल गया। हाँ, अप्रूवल जब मिल गया तो उसमें कहा जाता है भाई आप में ये कमी है, ये कमी, ये कमी है, अब ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। आपने इतने पेड़ काटे हैं, उसके बदले में वहां पे इतने प्लांटेशन लगा दीजिए। वहां जगह आपने बस्ती को उजाड़ा है, उसके लिए कोई मकान बना दीजिए या ये कर दीजिए। उन शर्तों के साथ में अप्रूवल दे दिया जाता है, लेकिन उन शर्तों को उस प्रोजेक्ट ने पूरा किया या नहीं किया, उसके लिए जो मॉनिटरिंग होती है वो बेहद कमजोर होती है, अक्सर होती ही नहीं है। कई बार वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई आप देखो। तो जब वो कोई देखने वाला नहीं है, आप सोचिए पूरी प्रोसेस कितनी कमजोर है कि एक तो गाइडलाइंस जो रूल्स हैं वो कमजोर, जगह तरह तरह के रिलैक्सेशन में मिले हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट पहली बनती है, वो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है, उसी का चुना हुआ एक्सपर्ट उसकी मर्जी की रिपोर्ट बनाता है। हम 2 बातें हो गई। नंबर 3, जो पब्लिक डिस्कशन होता है और जो स्टेक होल्डर से डिस्कशन होता है वो बहुत कमजोर होता है, दिखावा होता है। और चौथा ये कि जिन शर्तों के साथ में ये अक्सर अप्रूवल मिलता है वो शर्तों को मॉनिटर करने की प्रोसेस बहुत कमजोर है। और नतीजा ये निकलता है, इसी ऑथर ने, मैंने आर्टिकल आपसे शेयर किया था, चंद्रभूषण जी ने कहा है, मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, 99 पॉइंट, ये लास्ट कॉलम में है, ऊपर पहला पैरा में लिखा हुआ है कि 99.9% of the projects are cleared and non-compliance of safeguard is rampant। क्या मतलब है? मतलब इतनी कमजोरियां हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर कि लगभग 99, लगभग सारे के सारे, 99.99 का मतलब क्या होता है, लगभग सारे प्रपोजल जब हो जाते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि सारे प्रपोजल जो हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को नुकसान होने का जो प्रोसेस है, वो जो सेफगार्ड्स, जिन सेफगार्ड्स के साथ में अप्रूवल दिया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती, और उनको उनका नॉन कंप्लायंस रैम्पेंट है। तो रूल ये है, आमतौर से ये होता है कि लोग फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शनली कोई कोई फॉलो करता है। ये इतनी बुरी हालत चल रही है। जब इतनी बुरी हालत चल रही है तो ये ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट को जो नया ड्राफ्ट EIA का नोटिफिकेशन लाना था, वो नोटिफिकेशन सख्त होना चाहिए था, तो टाइटन करने वाला होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात ये राइटर कह रहे हैं, जो पता नहीं आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है या नहीं किया है, कि वो ये कह रहे हैं कि एक छोटे से एरिया में एक प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, 5 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़। 500 एकड़ भी हिंदुस्तान में या पूरे का जो रकबा है, जो एरिया है, उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है।
वो कह रहे हैं कि उसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो काफी शायद पहले ही कॉलम में उन्होंने कहीं पर कह दिया है उसे चंद्रभूषण ने। वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरह के सेफ गार्ड जो भी गाइडलाइंस के साथ में अप्रूवल मिलता है और जो कुछ भी इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट कहती है, अगर वो तमाम बातें प्रोजेक्ट ईमानदारी के साथ 100% मान भी ले, तब भी एनवायरनमेंट को नुकसान होना ही होना है। ये बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई। क्या मतलब हुआ भाई? अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि प्रोसेस ढीला ढाला है, कमजोर है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट कमजोर होती है, और जो डायरेक्शन मिनिस्ट्री से मिलते हैं प्रोजेक्ट को कि भाई आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, ये जो सेफ गार्ड मतलब बताते हैं, तो वो सेफ गार्ड लोग फॉलो नहीं करते। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो सेफ गार्ड फॉलो भी आप करें, तब भी इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए, ठीक समझ लीजिए। और ये बड़ा रिवोल्यूशनरी पॉइंट है, जिससे कि इन्वायरमेंट जो बिग पिक्चर है उसको ये क्लियर करता है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक छोटे से एरिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे उसके वहाँ के इन्वायरमेंट पे उतना ज्यादा असर नहीं होता। वो कहते हैं कि आप सबसे पहले तो पूरे मुल्क का एक इन्वायरमेंटल असेसमेंट करिए, एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करिए, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्वायरमेंट की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। जो राजस्थान की प्रायोरिटीज होंगी वो हिमाचल की प्रायोरिटीज नहीं होंगी। राजस्थान में रेगिस्तान है, हिमाचल में पहाड़ हैं। जो समुद्र के किनारे महाराष्ट्र में प्रायोरिटीज होंगी, कोस्टल एरिया में, वो प्रायोरिटीज यूपी और बिहार में नहीं होंगी। तो हर जगह की, हर एरिया की अलग इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज हैं, उनकी अलग इश्यूज हैं, अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन डिटेल्स में नहीं जाना जाता। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जब तक कि पूरे मुल्क का इन्वायरमेंटल असेसमेंट, एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट ना हो, आपको नहीं मालूम होगा कि किस स्टेट में क्या करना है। फिर उसके बाद रीजनल प्लानिंग होनी चाहिए उसी के लाइट में। भाई जब एक मालूम पड़ गया कि हमें किस रीजन में क्या करना और क्या नहीं करना है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, डूज एंड डोंट क्लियर हो गए, तो उसके हिसाब से रीजनल प्लानिंग की जाए। उस जो पूरी नेशनल लेवल की जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट और रीजनल प्लानिंग, इन दोनों की रोशनी में आप जब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आए, तो आप देखें कि उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या सही है और क्या गलत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मगर ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे एक छोटे से एरिया में आप सारे मुल्क के फैसले नहीं कर सकते। उसमें कितना भी अच्छा आप काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं। तो जब आपको मालूम पड़ जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जो नेशनल लेवल का इन्वायरमेंटल असेसमेंट था, उसने क्या क्या गाइडलाइन इशू की हैं, और जो रीजनल प्लानिंग ने क्या बताया है कि सपोज करिए कि ईस्ट यूपी में का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो पूरे यूपी के बारे में एक नेशनल लेवल का असेसमेंट होगा, जो मालूम पड़ेगा कि यूपी में क्या करना है। कि जो रीजनल प्लानिंग होगी वो बताएगी कि ईस्ट यूपी में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब जो ईस्ट यूपी में प्रोजेक्ट नया आ रहा है, उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप करेंगे, तो जो ईस्ट यूपी की रीजनल गाइडलाइंस हैं उनको सामने रखे हुए जो डूज एंड डोंट्स हैं, यहाँ पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये करना है और ये नहीं करना है, उसको सामने रख के जब आप प्रोजेक्ट का असेसमेंट करेंगे, तो वो इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो होगा, वो रिपोर्ट होगा, वो एक सॉलिड सच्ची रिपोर्ट होगी। और वो रिपोर्ट अगर उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे, तो आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सच्चाई तो ये है कि ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट वाइज, ये प्रोजेक्ट वाइज क्लियरेंस का मामला ही अनसाइंटिफिक है, कमजोर है। और ये इसके लिए ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा कानून है, लॉ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत जिसके में कि ये EIA का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, वो लॉ ही अमेंड कर दिया जाना चाहिए। और वो जो सारी बातें जो कह रहे हैं कि नेशनल लेवल का इन्वायरमेंटल असेसमेंट और रीजनल प्लानिंग, ये सारी चीजें उस लॉ के अंदर आनी चाहिए, तब जाके हमारे मुल्क के अंदर इन्वायरमेंट की हिफाजत ठीक तरीके से हो सकेगी। चलिए ठीक है। एक क्रिटिसिज्म और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा भी कुछ दिनों पहले 16 अगस्त को, ये कोई दो लेडीज हैं, मंजू मेनन और कांची कोहली, ये आर्टिकल मैं आपसे शेयर कर लूंगा। उन्होंने एक नया क्रिटिसिज्म जोड़ा, ये है कि हालांकि इन्वायरमेंटल असेसमेंट में खाली इन्वायरमेंट के अलावा जो सोशल साइड है वो भी देखने की कोशिश की जाती है,
लेकिन वो पहलू बहुत कमजोर है। सोशल साइड का मतलब कि इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है। यानी अगर सपोज करिए कि कहीं पर आपने एक जंगल को का हिस्सा काट देना है, तो उस जंगल में बहुत सारे इंसानों पर भी डिपेंडेंस होगी। आसपास के गांव के लोग वहां पर चरने के लिए आते होंगे, बहुत सारे गरीब जो है वहां से गिरी हुई लकड़ी को उठा के ले आते होंगे, उससे वो उनका ईंधन होगा, जिससे कि वो घर में खाना पकाते होंगे। और भी कई तरह की NTFPs होते हैं। NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों में से शहद निकलता है, जंगलों में से कई तरह के और भी केमिकल्स निकलते हैं, नेचुरल केमिकल्स। तो उनसे लोगों को फायदा होता है, वो उनकी कई के लाइवलीहुड्स का वो जरिया होता है। तो अगर आप कई जगह ऐसा होता है कि एक डैम नया बन रहा है, एक पूरा पूरा गांव जो है डूब जाएगा, उनका रिहेबिलिटेशन का मामला होता है। तो ये तमाम रूल्स किसी हद तक करंट EIA के नोटिफिकेशंस में कवर्ड हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ढिलाई से होता है, तकरीबन नहीं के बराबर होता है। तो वो पहलू भी बहुत कमजोर है। आइए, इसके अलावा मैं एक तीसरा आर्टिकल मैंने अभी पढ़ा है, जो अभी इन्वायरमेंट सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है मिस्टर RP गुप्ता। इनका एक इंटरव्यू आया है। वो ये इंटरव्यू में बहुत छोटा सा इंटरव्यू है, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा। उन्होंने कुछ बातों का जवाब दिया है जो इल्जाम लगे हैं, सारी बातों का तो नहीं दिया है, कुछ बातों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन EIA का जो नोटिफिकेशन है 2020 का, उसके अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का प्रोविजन है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब कि आपने प्रोजेक्ट बगैर अप्रूवल लिए शुरू कर दिया, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और बाद में बैक डेट से आपको अप्रूवल मिल गया। उन्होंने कहा कि ये गलत इल्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस नोटिफिकेशन के अंदर। कहें कि इस नोटिफिकेशन में सिर्फ ये है कि अगर किसी ने बगैर अप्रूवल लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो जितना भी उसने बगैर अप्रूवल से पहले अप्रूवल जो भी दिया जाएगा वो बैक डेट से नहीं दिया जाएगा, वो फ्रेश डेट से ही दिया जाएगा, और अब तक जो कुछ भी उसने गलती की है उसकी उसको सजा दी जाएगी। पर ये जरूर है कि उसको अगर अप्रूवल नहीं लिया तो ऐसा नहीं उसको हमेशा के लिए खुला छोड़ दें, खाली सजा दे करके और उसको कहेंगे प्रोजेक्ट क्लोज कर दो। इस बात का इम्कान हो गया है कि प्रोजेक्ट अगर वायबल है तो उसको परमिशन मिल सकती है, और अगर वायबल नहीं है तो उसको मना भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी ने गलती से बगैर अप्रूवल के शुरू कर दिया तो नए सिरे से उसकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। लेकिन जब भी अप्रूवल मिलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर RP गुप्ता, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, भी मिलेगा वो बैक डेट से नहीं मिलेगा, जिस डेट से उसने शुरू किया, फ्रेश डेट से, प्रोस्पेक्टिव डेट से मिलेगा। जिस डेट को अप्रूवल मिल रहा है उस डेट से मिलेगा, और उससे पहले जो कुछ भी उसने गलतियां की हैं, जो भी कानून उसने वायलेट किया है, और उस वायलेशन की जो सजा बनती है वो उसको सजा भी दी जाएगी। ये एक उन्होंने जवाब दिया। उनसे कहा गया कि भाई पब्लिक के लिए 30 दिन का टाइम, 20 दिन का दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन में तो रिपोर्ट आमतौर से लोग पढ़ लेते हैं, 20 दिन भी काफी है, 30 दिन की क्या जरूरत थी। बहुत जाहिल कंपनी के लोग भी होते हैं, किसी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ाना पड़ता होगा। तो ये उन्होंने जवाब दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि साहब आप जो है ये जो 2020 का जो नोटिफिकेशन है, ये जो है बहुत सारे लेजिस्लेशन देती है और बहुत सारी किया गया है, कम कर दिया गया है, इसको तो एनवायरमेंट को नुकसान होगा। तो नहीं, नुकसान नहीं होगा, उनका एनवायरमेंट क्या होगा। क्या तरीका था कि प्रोसेस को लंबा खींचे। Sir, there is no voice. अच्छा, any better now? Yes, sir. Is it any better now? Yes, sir. Now better. अच्छा, ओके ओके। तो वो मिस्टर सक्सेना, मिस्टर गुप्ता ने कहा कि भाई अब तक जो अप्रूवल का प्रोसेस था वो बहुत लंबा चलता था, बहुत साल लग जाते थे, और उन सालों के अंदर भी काफी कुछ उसका बहुत नुकसान होता था पैसेज ऑफ टाइम के साथ में। अब करेंगे, अब टाइम की बचत होगी, और उस टाइम की बचत की वजह से जो इफिशियंसी आएगी उससे हमको बहुत बड़ा गेन मिलेगा। ये 2-3 जवाब उन्होंने दिए। मैं देखता हूँ और किस चीज का जवाब दिया था उन्होंने। उनसे ये कहा गया कि देखिए आपकी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, जो भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, उसके खिलाफ 20 लाख से ऊपर लोगों के कमेंट आ गए। तो उन्होंने कहा कि 20 लाख ईमेल का मतलब ये नहीं है तो 20 लाख ऑब्जेक्शंस हैं।
उनका बहुत सारे ऑब्जेक्शन तो कॉमन है। उनका ये कहना है मिस्टर गुप्ता का कि मुश्किल से 50 या 60 मुद्दे हैं, उन्हीं को लोगों ने रिपीट कर करके 20 लाख की शक्ल में बना दिया। उनका तो ये भी कहना है कि शायद कुछ लोगों ने एक ही बात को अलग अलग नामों से ईमेल भेज दिए हैं। चलिए, ये उन्होंने जो कहा है तुमने सुन लिया, उनकी भी बात भी सुनना चाहिए। मगर कुल मिला के अभी इन जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस हैं, इनके खिलाफ काफी गम और गुस्सा है लोगों के अंदर। जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनको बहुत गुस्सा है। उनकी कोई वेबसाइट से जहां से क्रिटिसिज्म हो रहा था, सरकार ने उनके ऊपर बहुत टेररिज्म वाला कोई लॉ लगा करके उनकी वेबसाइट को ही बंद करा दिया था। अगर बाद में कोर्ट से परमिशन मिल गई है, वो वेबसाइट फिर खुल गई है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट ग्रुप, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं अपने मुल्क में जो काम कर रहे हैं। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, वो ये कहना है कि आप ये बात भूल गए इस नोटिफिकेशन को लिखते वक्त कि मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो लोग बिजनेस करने आ रहे हैं उनको कितनी आसानी हो, कि हम कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लें। मेन मकसद होना चाहिए कि हमको इन्वायरमेंट को बचाना है। We have to protect the environment for the posterity, for the future generations. That is the main objective of these guidelines. But the main focus of the draft notification 2020 for EIA appears to be to attract more investment, to create ease of doing business, so that more and more business people invest into these areas, and more projects come up, irrespective of their impact on the environment. ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि पूरी की पूरी अप्रोच जो है वो गड़बड़ है। एनी क्वेश्चंस? आई हैव फिनिश्ड। एनी क्वेश्चंस? आई विल बी डिसअपॉइंटेड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस। हेलो हेलो सर। जी 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 पूछिए। सर, आई वांट टू आस्क कि 2006 का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, उसमें आपने बताया कि वो ऑलरेडी 43 टाइम्स अमेंड हो चुका था और उसमें 50 ऑफिस मेमोरेंडम्स के बाद वो इशू हुआ था। तो सर, ये 2020 में वापस से इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी जब ऑलरेडी वो इतना अमेंड हो ही चुका था? नहीं नहीं, सवाल गलत है, सवाल गलत है। मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैं ये क्लेरिफाई करता हूँ, फिर आप सवाल, मैं क्लेरिफाई कर दूं आपका सवाल, मैं क्लेरिफाई कर दूं, फिर आप पूछिए सवाल। हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? कैन यू हियर मी? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ भाई? कुछ क्लियर नहीं है। मैं बोल देता हूं, मगर जब तक मुझे पता नहीं कि आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोलने का क्या मतलब है। आर यू एबल टू हियर मी? यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, तो ये जो लेडी पूछ रही थी वो की आवाज नहीं आ रही है अब मुझे। चलिए मैं बोलता हूं। मुझे ये कहना है कि उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2006 का नोटिफिकेशन अब ड्राफ्ट नहीं है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो ऑफिशियली इशू नहीं हुआ, वो तो 2006 का ही तो चल रहा है इस वक्त है। ये अभी जो 2020 का जो नोटिफिकेशन है, ये ड्राफ्ट है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, उनके सवाल में गलती थी कि वो कह रहे हैं कि 43 अमेंडमेंट्स के बाद इशू हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो 2006 में नोटिफिकेशन इशू हो गया ऑफिशियली, फॉर्मली। उसके बाद उसमें 43 अमेंडमेंट्स किए गए थ्रू 50 मेमोरेंडा। हाँ, अब सवाल वो पूछना चाहे तो पूछें, या और कोई पूछना चाहे तो पूछे प्लीज। जो कुछ मैंने कहा वो क्लियर है? यस सर, थैंक यू। अच्छा, ओके। आई एम नॉट satisfied. I am hoping and praying that someday we'll be face to face, and then probably our two-way communication will be. Yes sir. I have no option but to believe what you have understood fully. I hope you are right. I hope you are right. चलिए, let me move to the next topic. ये एक
दूसरा टॉपिक है, जिसके नोट्स आपको मिल गए। टॉपिक का नाम है द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेलीकॉम कंपनीज। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेलीकॉम कंपनीज। अच्छा, इससे पहले मैंने एक बात शुरू में कही थी, इंडिया की जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने बहुत से रैंक्स लूज किए हैं। कोई मुझे याद दिलाएगा कितने रैंक्स लूज किए हैं कितने सालों में? मोहम्मद जहीर साहब, आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आप ही से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप बताएं। एक इंडिकेटर है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आप उस वक्त थे जब मैं शुरुआत की थी या बाद में? तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया की परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के अगेंस्ट इंडिया हैज लॉस्ट a number of ranks in the past 3 years, 3 or 4 years, 4 years in fact. How many ranks have we lost? Anybody? जी जी बोलिए सर। 36 तो लूज किए थे हमने बिटवीन 16 and 18। फिर बाद में से उसमें से कुछ रिकवर कर लिया ना। यस सर। अब शायद 27 रैंक अभी जो सर now they are 168 रैंक है सर। 2016 में 141 रैंक हुआ था out of 180, then in 2018 it became 177, we lose 36 ranks and now it is 168. so our rank was 177 out of 180। yes sir। कंट्रीज में सिर्फ 3 कंट्रीज हमसे नीचे थे। आपने शायद उन कंट्रीज के नाम भी नहीं सुने होंगे। बुरुंडी, DRC। मैं बुरुंडी के बगल के कंट्री रवांडा में रहा हूं 3 साल। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहां भी मैं गया हूं। वहीं रवांडा से ही गया था। और तीसरा कंट्री है बांग्लादेश। सिर्फ 3 कंट्री हमसे नीचे थे। अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, हम 168 पे आ गए। फिर भी अभी हम 27 रैंक जो हैं हमने लूज किए हुए हैं इन कंपैरिजन टू 2016। तो अब समझ में आया कि वो हमने इतना रैंक क्यों लूज किया। क्योंकि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के मामलात को कितने ढीलेपन से डील किया जा सकता है। ये आर्टिकल जो है उसने बताया कि कैसे हमारे नोटिफिकेशन कितने ढीले ढाले हैं, कैसे वो प्रोसेस ढीला ढाला है। जो वो रिपोर्ट बनती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी हमारी मर्जी का एक्सपर्ट होता है, वो लिख के देता है। फिर उसकी सुनवाई भी बड़े ढीलेपन से होती है। जब 99.99 केसेस में अप्रूवल मिल ही जाता है, तो चाहे उसके एनवायरनमेंट को नुकसान कितना भी हो रहा हो, अप्रूवल तो मिल ही जाना है। उसके अंदर गवर्नमेंट कोई परमिशन देते टाइम कोई सेफगार्ड्स बताती है कि भाई ये इसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट करिए, तो उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती या बहुत कमजोर मॉनिटरिंग होती है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, एक जवाब और मिस्टर गुप्ता ने दिया था, मैं जो बताना भूल गया। उन्होंने कहा था कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन जो है ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं, एक नया मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम डेवलप करने जा रहे हैं, वो मैकेनिज्म जो है वो पार्ट 2 में आएगा। ये बात भी यार नोट कर लीजिए। तो अब आपको क्लियर हो गया ये पूरी बात समझने के बाद कि आखिर हमारी परफॉर्मेंस इतनी क्यों गिर रही है इस एरिया में, एनवायरनमेंट के मामले में, जब सारा का सारा मामला इतनी ढिलाई के साथ हो रहा है। द होल प्रोसेस इज सो लैक्स, द रूल्स आर very lax, and the process of implementing those rules is also so relaxed. You can understand why we are losing face, why we are losing our position in the international ranking in the environmental performance index. This is something I had said at the outset. चलिए अब आप चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। The Supreme Court judgment on telecom companies. इस जजमेंट के बारे में कुछ लोग जानते हैं? कोई मुझे बताएगा कुछ? Anyone? ये जजमेंट कब आया था? टेलीकॉम कंपनीज के बारे में एक मेजर जब जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2019 में, जहां तक मुझे याद पता है 24 या 25 अक्टूबर को आया था।
देखिए, आप लोग सब जानते हैं ये 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम जानते हैं। आप में से कई एक इंजीनियर होंगे जो मुझसे बेहतर समझते होंगे। ये क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी के बैंड्स होते हैं जिनमें कि मोबाइल के जरिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे भारती एयरटेल, जैसे वोडाफोन, जैसे आरकॉम, आरसेल वगैरह वगैरह। ये सर्वे जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये हमको जो मोबाइल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता है। 2G, 3G, 4G और अब थोड़े दिन बाद शायद कभी को 5G भी आ जाएगा। वो स्पेक्ट्रम कौन अलॉट करता है? गवर्नमेंट। वो स्पेक्ट्रम अलॉट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज का। वो अलॉट करने के बाद फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमको। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तो गवर्नमेंट जब उनको स्पेक्ट्रम अलॉट करती है तो उनसे फीस लेती है, फिर उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि आपके जो रेवेन्यूज हैं उसका 8% हमको गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। ये गवर्नमेंट का शेयर है। वो कहते हैं 8% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR। ये वर्ड उनको रेवेन्यू की जगह पे बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। 2003 से एक मुकदमा चल रहा है गवर्नमेंट का और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज का। वो ये कह रहे हैं कि हमको 8% जो स्पेक्ट्रम से हमको जो मुनाफा हो रहा है उसका 8% हम सरकार को देंगे, लेकिन अगर उन्होंने कहीं फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है, उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, या और कोई आमदनी है, उन्होंने कोई साल में एसेट बेचा या और कोई आमदनी है, तो उस आमदनी का हम उसका रेवेन्यू का 8% सरकार को नहीं देंगे। ये मुकदमा समझ में आ गया कि नहीं आया? सरकार जो है वो टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम अलॉट करती है कि भाई ये आपको ये फ्रिक्वेंसी हमने दे दी, इस फ्रिक्वेंसी के बीच में आप लोगों को मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। उसके बदले में सरकार उनके साथ एग्रीमेंट करती है उन कंपनीज के साथ और ये कहती है कि भाई आप हमको 8% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो आपके AGR को बोलते हैं, आप खाली वर्ड रेवेन्यू बोलिए, अपने रेवेन्यू का मुझे 8% देंगे हर साल देंगे। अब सवाल यह था कि AGR में खाली जो स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई आमदनी है उसका 8% देंगे या उस कंपनी की टोटल जो आमदनी है इस बिजनेस से उसका 8% देंगे। ये झगड़ा था। तो ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया अक्टूबर 2019 में और उन्होंने कहा कि भाई ये जो एग्रीमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने पढ़े, उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू को जो भी उनकी आमदनी होगी उसका 8% देंगे। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ हो गया तो उसके इम्प्लीकेशन वर्कआउट किए गए कि भाई अब उनको 2003 से लेकर आज तक जो उन्होंने रेवेन्यू का जो शेयर कम दिया था वो कमी को पूरा करने कितना और देना तक। मेरे पास फिगर है उस जमाने की जो अखबारों में आई थी, 92,000 करोड़ का एडिशनल उनको पर चार्ज निकाला गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के तहत जो कंपनीज थी उनमें सबसे बड़ा शेयर था भारती एयरटेल का और वोडाफोन आइडिया का, मेजर 92,000 में से। और कंपनियां हैं आरकॉम, आरसेल वगैरह वगैरह, उनका भी है। जियो का शेयर बहुत कम है। रिलायंस जियो जिसका कि अक्सर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गालिबन बहुत सस्ता है, उसका शेयर उनको बहुत कम देना है। क्यों कम देना है, आपको बताएगा मुझे? भाई ये जो मुकदमा है 2003 से चल रहा है। 2003 से जो रेवेन्यू का शेयर सारी एयरटेल टेलीकॉम कंपनीज ने कम दिया, तो अब कह रहे हैं भरपाई करो 2003 से। तो ये जो रिलायंस जियो है उसका शेयर तक कम क्यों आ रहा है? वो तो मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है इनका। सर आई थिंक न्यूली एस्टैब्लिश्ड है वो। एग्जैक्टली बिकॉज इट इज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड कंपनी। तो 2003 में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो इनका बर्डन आ रहा है। बल्कि एक और बहुत बड़ा शेयर है, 30,000 करोड़ का शेयर है, जो ऊपर लग रहा है। इसके अंदर रुपये है जो सर वॉइस इज टू लो। अच्छा, ओके, आई एम नो सर, यू कांट हियर मी। अरे वो शायद हाथ चला जाता है स्पीकर के पास। इज इट बेटर नाउ? या सर, नाउ बेटर।
ओके, शायद मेरी गलती थी, मेरा हाथ स्पीकर के पास चला गया था। ठीक है, I'll be careful from now onwards. I was telling you why Reliance Jio share this or whatever you call it is relatively small because as one of you said, this is a recently established company. तो उनका तो कोई पास्ट ही नहीं है, तो जो भी होगा जब से एस्टैब्लिश हुआ 3-5 साल से तब से होगा। अच्छा, उसके अलावा मगर जो उनकी रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनी थी आरकॉम, उनका तो बहुत बड़ा शेयर है, 30,000 करोड़ रुपया उनको अदा करना है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के तहत। तो पूरे डिस्कशन का सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट ये है कि जब ये जजमेंट आया अक्टूबर 2019 में, तो गवर्नमेंट को, आपको पता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है। गवर्नमेंट हैज बीन नीडिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू. There have been significant deficits year after year in all these recent years. So government actually initially welcomed that judgment. Well and good, we have got a new source of income. This 92,000 crores will come to government city and they can use it for different development activities, etc., etc. Okay. But the problem ये थी, ये बताया गया, experts ने कहा कि government should not be in a hurry to realize this entire 92,000 crores from the telecom companies, because if they are forced to pay this amount, this may break their backbone. This may weaken those companies very significantly. And you know, the telecom services are doing very well in our country. One of the best performing telecom services in our country, in the world. So the telecom services have become the backbone of the Indian economy. अगर ये backbone कमजोर हो गया तो उसका असर ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये कहा गया कि भाई ये 92,000 आपको लीगली आप ले सकते हैं, but the government should not be in a hurry to realize this amount. If they get into in a hurry, then they might kill those well-performing companies, because many of these companies already have huge debt. You will be surprised to know that the total debt of the telecom companies, which was calculated a few months back, was in the range of 7.5 lakh crores. ये आपके पेपर में है ये फिगर। अकेले जो भारतीय एयरटेल के ऊपर 1.2 लाख का डेट है और इसका वोडाफोन आइडिया के ऊपर शायद 1.6 लाख का करोड़ का डेट है, तो ये हेविली डेट में है ऑलरेडी। तो इन कंपनीज की प्रॉब्लम क्या है? जो उन कंपनीज के ऊपर एडिशनल ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बर्डन आ गया 92,000 का, they are already number one in huge debt, number one. Number two, they are facing a very tough competition from Reliance Jio. Their revenues have already disappeared or they have weakened. So इस current situation में it is extremely difficult for them to repay this amount. Number three, we are in the process of moving from 4G to 5G. That will also require considerable investment by all these telecom companies. उसका भी requirement अच्छा खासा होगा। तो ये current situation telecom companies के लिए अच्छी नहीं है। If government forces them to repay the amount due to that they are supposed to pay in view of the Supreme Court judgment, then it might weaken their finances, that it may even kill some company, which is not in the interest of the overall Indian economy, right? So that was the situation. और एक पॉइंट और बड़ा अच्छा कहा गया, हमने कहा कि कुछ इसमें हमारी सरकार की भी गलती है। You know, there was a 2G scam, although it could not be established in the court of law. 2G scam में जो केस का पहला जजमेंट आया है, वो बिल्कुल उसने ये कहा कि कोई एविडेंस सरकार नहीं दे पाई। 2G स्कैम में कोई सब्सटेंस 1.6 लाख का नोशनल लॉस कैलकुलेट किया था CNAG ने कई साल पहले 2G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट के ऊपर। तो वो चार्ज साबित हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि ह्यूज करप्शन चार्जेस 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में लगाए गए थे। Therefore, the government has been very, very cautious in this area, and therefore they have been charging hugely for allotment of spectrum. ये बात क्लियरली समझ लीजिए कि हमारी सरकार
स्पेक्ट्रम को जो अलॉट करती है बहुत तगड़ी फीस लेती है। यार दुनिया में सबसे ज्यादा शायद जो फीस वाले कंट्री में इंडिया का नाम आता है। पता होगा जो नहीं पता होगा, जिन्होंने इस पेपर में पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि चीन को कोई फीस लेता ही नहीं स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में। चीन के अंदर किसी टेलीकॉम कंपनी को अगर स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट होता है कोई फीस नहीं लेते, जीरो। और यूएस के अंदर भी बहुत सालों से फीस तो लेते हैं। Excuse me, sir. Sir, again voice is not clear. भाई अभी तो मेरा हाथ बिल्कुल क्लियर है, मेरी कोई गलती नहीं है और बिल्कुल मेरी नाक और मोबाइल के बीच में सिर्फ 2 इंच का फासला है। और कम करूं? Now clear, sir. Now clear. अच्छा भाई ठीक है। तो मैंने बताया कि 92,000 करोड़ का जो आया है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, तो एक्सपर्ट की राय ये थी कि भाई गवर्नमेंट को लीगली तो हक है कि वो उनसे ये पैसा ले सकते हैं, लेकिन राय ये दी गई थी कि वो पैसा ना ले तो अच्छा है। क्यों ना लें? इसलिए नहीं लें कि हालात ऐसे हैं कि जिनमें अगर आपने उनसे ये पैसा जबरदस्ती फौरन यकमुश्त एक बार में इन वन इंस्टॉलमेंट उनसे लिया तो उनकी बैकबोन टूट जाएगी। उनमें से कई कंपनीज तो शायद बंद भी हो जाएंगी या बैंकरप्सी भी पहुंच जाएंगी। आरकॉम शायद ऑलरेडी बैंकरप्सी का क्लेम कर चुकी है, तो उसके बारे में अभी अलग से हम बात करते हैं आपसे। तो गवर्नमेंट ने शुरू में उनको कुछ रियायत देने की कोशिश करी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त था। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गवर्नमेंट ने कहा कि हमने जो फैसला कर दिया आपको वही रियलाइज करना है, आप उस रियलाइजेशन में कोई कमी नहीं कर सकते। फिर आप कोर्ट आए क्यों थे? आप कोर्ट आए तो आप कोर्ट की बात मानिए। तो फिर ये मामला अभी कोर्ट के सामने है, और एक सबसे बड़ा मसला कोर्ट के सामने ये है कि उनमें से एक कंपनी गालिबन आरकॉम, ये रिलायंस कॉम की कंपनी थी, ये चली गई बैंकरप्सी में। तो वो कह रहे हैं अब बैंकरप्सी में चली गई तो उसे कैसे रियलाइज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट आज के अखबार में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी अब देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है कि क्या जो स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ था आरकॉम को वही ये आपका रिलायंस जियो ने इस्तेमाल किया, तो क्या रिलायंस जियो से हम वसूल कर सकते हैं फीस? ये सारे क्वेश्चंस और किसको कितना कब पे करना है, ये सारा तमाम मामला जहां तक मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी पेंडिंग है और किसी दिन भी उनका फैसला आ सकता है। तो प्लीज वॉच दिस स्पेस। ये जजमेंट तो 2019 अक्टूबर का है, लेकिन ये मामला अभी भी फ्रेश है, तो कीप एन आई ऑन दिस। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? लास्ट का पार्ट रह गया एडवाइस। भाई हम क्या एडवाइस दें? हम भी एडवाइस वही दे रहे हैं। हमारी एडवाइस यही है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट से परमिशन लेकर के और जो रिलैक्सेशन दे सकती है वो दे दे, और जरूर रियलाइज करे, मगर थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज करे, इंस्टॉलमेंट में रियलाइज करे। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने फीस कम दी है वो पूरी तरह से ले ले, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी वगैरह जो कैलकुलेट की गई है एडिशनल, वो अगर गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में हो तो उसको माफ कर दे। ये एडवाइस है लास्ट में। क्लैरिफिकेशन? कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. If it is clear, 1 or 2 minutes, the summary of what I've said. Anybody, I greatly appreciate if someone can give me the gist of this story. Anybody? तब मुझे पक्का यकीन आ जाएगा कि आप वाकई क्लियर है। Just anybody, any volunteer? Hello? No volunteers. Okay. Shall I move on? Hello? हेलो? अच्छा, कोई आप में से मुझे ये बता दे कि ये मुनासिब वक्त क्यों नहीं है
टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर 90 आज निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनी को 92,000 करोड़ देना चाहिए था, वो मुकदमा हार गए। तो एक्सपर्ट्स क्यों ये कह रहे हैं कि सरकार अभी फौरन इस 92,000 को उनसे ना ले? इसकी वजह कोई बताएगा? 2-3 वजह। सर एक्सक्यूज मी, एक तो वजह ये है दैट वी आर heading towards the 5G spectrum, so the Right. companies need to invest a lot of money for purchasing the 5G spectrum. Good. And the companies are facing a tough competition from Reliance Jio, so Right. they have Very gone good. through a very means great loss. So Can you stop there? Can somebody else add more points, some new points? आपने 2 पॉइंट बताए, both are perfectly valid. Can somebody give me other points, other reasons? Yes, please. जी भाई 2 पॉइंट बताए इन्होंने, सही बताया, और पॉइंट बताइए। और वो डेट वाला पॉइंट क्यों भूल गए? कितनी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि these companies are already hugely indebted. They are in huge debt. All put together, the telecom companies have a debt of 7.5 lakh crores. तो जब बेचारों का ऑलरेडी ये हालत है, तो अब वो कहां से 92,000 करोड़ और दे पाएंगे? और बताइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रह गया, ये जो दुर्गति हो रही है, the present predicament of the telecom companies, partly government is also responsible for this. What has government done in this country, in our country? Anybody? भाई आपकी जो रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप लोग वाकई समझ रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ। तो मैं तो फिर शायद सोचता हूँ कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स डिसकंटिन्यू कर दिए, उससे फायदा क्या वन वे ट्रैफिक से? अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आपको बताइए, कोई तो बताए। मैं तो नाम लेके नहीं पूछ रहा हूँ, तो कोई भी नहीं बता रहा है, तो मतलब ये मुझे नहीं मालूम कि कोई भी सुन रहा है कि नहीं। Shall I move on? भाई कुछ तो बोलिए। hello, हेलो, बोलिए। hello. Please speak up. I'm hearing you. Yes, sir. Your voice is sometime low. Means the voice is not constant sometime, and we can hear some points, and at a time we don't hear something. So So did you hear my question? no, sir. Oh, but somebody answered my question. Means my question was clear. No. Sir, I had told you 2 points. Okay, what about others? Why? Then you stopped me and you were asking other people. Somebody answered in chat box. Yes, sir. But the last you say we didn't. I think I didn't hear. Please यही repeat. बोला, एक पॉइंट था डेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। Yes, sir. My last point was that our government is also partly responsible for the present predicament, which is present bad condition of the telecom company. Yes, Why sir. is our government? Why only you are answering everything? What about others? Someone else answer this part. Oh, okay, sir. Okay, sir. I was about to tell the third point. Okay, come on. Nobody is speaking up. You complete your answer. Okay, sir. Okay. बोलिए। Hello. हेलो जी, I can hear you. Yes, sir. वही है सर, कांस्टेंट वॉइस नहीं है, एकदम कट जाती है आपकी वॉइस। मेरी वॉइस छोड़ दीजिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप जवाब मैंने आपको रोका था, मैं नहीं कर दीजिए आप। Can you hear me now? Yes, sir. Should I tell the third point?
third point, fourth point. Yeah, sir. And somebody also answered in chat box that the companies have gone through a very great debt. So if they are forced to give such a huge amount again, so the Right. companies will be bankrupt. And so many, Right. not so many, but at least big companies will be bankrupt, and Okay. it will Next be point. a, yeah. Next point. Next point, sir. I don't know. Only 3 points I knew. I What guess. way government has made the life of telecom companies difficult? In what way? What has the government of India done? Because government of India is hugely charging these companies for allotment of spectrum. In China, when a spectrum is allotted to a telecom company, they charge nothing. US, the fee charge for allotment of spectrum to a telecom company is very low. By contrast, in our country, the fee charge for allotment of spectrum is very high. That high charging of fee for allotment of spectrum also responsible for the present money, bad money Sir, of voice is telecom. too low, sir. Sorry, but voice is too low. भाई मैं तो बता रहा हूँ 2 इंच से बोल रहा हूँ मोबाइल से अब करे शायद 2 इंच से भी कम कर दिया. Okay, then what I'll do is should we continue or should I discontinue with these two topics? No, sir, you can continue, sir. So what is the point in continuing if you can't hear me regularly? Sir, the position of mic should be appropriate, I think. My mic is fine. I can't touch anything. Sir, distance भले ही 1 or 2 feet का भी हो सकता है, but the position of mic should be means in front. Mic is fine. Yes, If sir. you're talking Now, about the mic of my mobile phone, yes, sir. Now it's fine. is it fine? Yeah, sir. Now fine. Okay, let me take up at least one more topic. Then Yes, we'll sir. stop. Yes, sir. The third topic that I wish to take up is nutrition. Nutrition is stunting India's future. Nutrition, in respect of nutrition, India's performance in past so many years has been pretty bad, pretty dismal. A comprehensive, this survey is called Comprehensive National Nutrition Survey, CNNS. And its findings are very, very revealing. I think its findings are important both for you as a candidate for the civil service exam, but they are also extremely important for each one of us as citizens of this country, and also important as human beings, as family members, people who have small children in their families. Most of you, I hope all of you someday get married and will have children. Some of the facts will open your eyes, Let me mention a few facts from the CNNS. What is the full form of CNNS? What is the full form of CNNS? Anybody? Comprehensive National Nutrition Survey. Comprehensive National Nutrition Survey. अच्छा, ये सर्वे ने क्या बताया? एक तो 2-3 फिगर्स जो मुझे अक्सर याद रहती हैं, मैं अपनी मेमोरी से बताने की कोशिश करता हूँ, चेक कर लूंगा पेपर से. इस सर्वे ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, among children under 5 years, 5 साल से कम के बच्चों में
out of every 5 children under the age of 5, one child is wasted. You know what meaning of wasted? Low weight for height. 20% of children are called in the category of wasted. Wasted means these are those children who have low weight for their height. 40% children, and that is 2 out of every 5 children, are stunted. Stunted means, stunted literally means छोटा कद का होना. But in terms of nutrition, it means they do not have the correct height for their age. एक एज के लिए जो हाइट एक्सपेक्ट की जाती है उससे कम अगर हाइट होती है तो उसको कहते हैं स्टंटेड. और एक पर्टिकुलर हाइट, एक सपोज करिए 3 साल का बच्चा है, मुझे नहीं मालूम कि 3 साल के बच्चे की हाइट क्या होनी चाहिए. सपोज करिए कि इंडियन कंडीशन में 3 साल के बच्चे की हाइट 2.5 फुट की चाहिए और वो 2.5 फुट से ना होके वो 2 फुट का ही है, तो वो कहेंगे स्टंटेड है. तो 40% बच्चे हमारे 5 साल से उम्र के कम के बच्चे हमारे स्टंटेड हैं. ये कितनी शर्मनाक बात है. 30% बच्चे हमारे हेलो, कैन यू हियर मी? क्या आपको सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. ठीक है. Should I continue? Yes, sir. हाँ, तो just to repeat, a comprehensive national nutrition survey carried out in 2017 revealed that for children below the age of 5 years, 1 out of 5, that 20% children are wasted. It means they have low weight for their height. अगर 2.5 साल के बच्चे का वजन 8 किलो होना चाहिए तो 6 किलो पाएगा, 5 किलो पाया जाए तो हम कहेंगे ये वेस्टेड. वेस्टेड होना बहुत बुरी कंडीशन. अच्छा, 40% of the children, that is 2 out of all 5 children, they are stunted. यानी अपनी एज के हिसाब से जो जिनकी हाइट होना चाहिए वो हाइट कम है. और 60% जो चिल्ड्रन हैं, 60% ऑफ द चिल्ड्रन आर एनीमिक. एनीमिक तो आप जानते होंगे कि उनका खून की कमी होती है. वो तो हम लोग ये 3 फिगर 20, 40, 60. 20% ऑफ की बात हो रही है 5 साल से कम के. 5 साल से कम के 20% आर वेस्टेड. आई रिपीट, वेस्टेड का मतलब है लो वेट फॉर देयर हाइट. जितनी भी हाइट है उस हाइट पर जो उनका वेट होना चाहिए 20% बच्चों का वेट कम है. 40% आर स्टंटेड, यानी उनका जितना एज के हिसाब से उनकी हाइट होना चाहिए ना उसकी हाइट नहीं है. और 60% बच्चे एनीमिक. सोचिए कंडीशन क्या होगी जहाँ 60% बच्चे, 40% बच्चे स्टंटेड हों और 20% बच्चे जो हैं वेस्टेड हों. और एक और कैटेगरी होती है जो वेस्टेड की बहुत एक्सट्रीम होता है. जो बच्चा लो वेट फॉर ए पर्टिकुलर हाइट, जब बहुत ही कम लो वेट होता है तो वो चिल्ड्रन आर कॉल्ड सैम, सीवियर अक्यूट मेलन्यूट्रिशन. और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे सैम कैटेगरी, सीवियर अक्यूट मेलन्यूट्रिशन. और सैम बच्चे इतने कमजोर होते हैं अगर उस बच्चे को अगर एक बार डायरिया हो जाए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जिंदा बचेगा या नहीं. ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं. अच्छा, एक और पॉइंट में उन्होंने बताया, रिपोर्ट सामने आया कि
हालांकि पिछले 1990 से 2017 के बीच के अंदर काफी मेलन्यूट्रिशन डेथ में कमी आई है, मगर अभी भी 68% जो है चाइल्ड डेथ के लिए मेलन्यूट्रिशन फैक्टर है। यानी जो हमारे यहाँ बच्चों की डेथ होती है 5 साल तक कम और 2 साल के पीछे, उनकी डेथ के अंदर मेलन्यूट्रिशन का जो असर था वो काफी कम हुआ। के बावजूद भी 68% जो चाइल्ड डेथ हो रही हैं उसके अंदर मेलन्यूट्रिशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। ये यूके का, ब्रिटेन का एक बहुत मशहूर हेल्थ जर्नल है लैंसेट, उसने सितंबर 2019 के अंदर ये बात बताई। ये CNN की रिपोर्ट नहीं। एक और कोर्स मेंशन किया गया है, उसने बताया कि ये जो मेल न्यूट्रिशन है, हम बात करें बच्चों पर क्या टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जो जितनी भी बीमारी होती है, डिजीज बर्डन होता है, डिजीज बर्डन का 17% मेल न्यूट्रिशन। जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का जो डिजीज थे, डेली एक वर्ड यूज किया गया DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिफिनेशन आप गूगल में भी देख सकते हैं। मोटे तौर पर याद रखिए DALY ओनली डिजीज बर्डन कि टोटल जो लोग बीमार पड़ते हैं इस बीमारी का कितना शेयर है। मेल न्यूट्रिशन का शेयर हमारे मुल्क में ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, 17%, जो कि बहुत ज्यादा है। और कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा है, 7 गुने तक का फर्क है। सबसे ज्यादा है यूपी, बिहार, राजस्थान, असम। एक इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर आपने अमिताभ बच्चन साहब को टीवी का एक एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहते हुए सुनी होगी, जो मैंने भी पेपर में पूछ किया कि शुरू के 1000 दिनों में बच्चे का 90% काम होता है। 1000 दिन की शुरुआत कब से होती है, आप इसको बताएगा? बच्चे के शुरू के 1000 दिन के अंदर 90% का ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। वो 1000 दिनों की शुरुआत कब होती है, कोई बताएगा आप में से? Anybody who will tell me which is day 1 of the life of a child? When the child is born. जी, मुझे बहुत फीबल सी आवाज आ रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा। Can't hear anything. Hello, are you hearing me at all? भाई कोई साथ कुछ बोलिए जिससे मुझे यकीन आए कि कम्युनिकेशन हो रहा है टू वे। Sir, your voice is not clear. Please repeat. Okay, I'm repeating. Many of you would have heard Amitabh Bachchan Sahab make a statement on in a TV advertisement, and in that advertisement he says that 90% of a child's brain, of a human being's brain, is formed during 1,000 days of a child's life, which is the day 1 of the child's life. The day the child is born? No. It is the day the child is conceived in his or her mother's womb. जिस दिन बच्चा अपनी माँ के पेट में आता है उस दिन से गिनती कीजिए तो 1000 दिन। वो लगभग जब बच्चा 2 साल का होता है तब 1000 दिन पूरे होते हैं। आप ये बात में कैलकुलेट करिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस दिन से माँ के पेट में आया उस दिन से लेकर 2 साल तक की उम्र के अंदर का 90% ब्रेन फॉर्म हो जाता है। और अगर उन 2 सालों में उसको सही डाइट नहीं मिली, उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, अगर वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार रहा तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो ब्रेन का फॉर्मेशन कैसा हो। और 90% तो ब्रेन फॉर्म हो ही जाना है 2 साल की उम्र तक। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। तो आप कितना भी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट दें 2 साल के बाद कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ना उसके ऊपर। यही मामला फिजिकल एबिलिटी का है। बच्चे के अगर शुरू के 2-3 सालों के अंदर अगर आपने उसकी सही इसको ग़िज़ा नहीं मिली, बाद में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप उसके अंदर कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब होता है कि शुरू के जो चंद साल हैं बच्चों के, ये डिटरमिन करते हैं
और कितने सालों से ये फ्यूचर जो है वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। जिस मुल्क के अंदर के 20% बच्चे जो है वो वेस्टेड हों, 40% बच्चे स्टंटेड हों, 60% बच्चे एनीमिक हों, जहां मेजर फैक्टर हो बच्चों की डेथ का मेलन्यूट्रिशन, आप सोच सकते हैं इसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। और इन बच्चों का जो बच्चे बड़े होंगे तो इनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज के बहुत सीवियर लिमिटेशंस होंगे इनके ऊपर। तो किस तरह की जनरेशन पैदा हो रही है, आप इस बात का अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं। चलिए, ये तो कुछ हमने आपको बताया जो इंडिकेटर्स, इनमें से कई इंडिकेटर्स आपको हर वक्त याद रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जितनी देना चाहिए थी नहीं दी गई है, इसीलिए ये निग्लेक्टेड एरिया है। आपने देखा कि इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो सही डाइट बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा बच्चों को सही डाइट क्यों नहीं मिलती, आप मुझे बताएगा? इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? Anybody? Why our children do not get proper nutrition diet? What is the reason? Hello? Hello, can you hear me? Please, if you are hearing me, please say yes. Hello? Yes, sir. Yes, sir. You're getting your voice now. Okay. ये जो CNNS की रिपोर्ट आई है 2017 में, इसने ये बताया कि 2 साल तक के बच्चों को जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिलनी चाहिए, उसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सिर्फ बच्चों को डाइट मिलती है। ये गौर से सुना आपने? 6.4। इससे क्या जाहिर होता है? It shows that poverty is a significant factor, but that is not the only factor. Because 6.4% का मतलब तो ये हुआ कि कितने परसेंट लोग बचे। आप 6.4 को अगर 7 भी मान लिए तो करीब 93%, मोर देन 93% जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को सही डाइट नहीं दे रहे। तो हमारे पॉवर्टी का लेवल इतना हाई तो नहीं है कि 93% हो। पॉवर्टी तो कुछ 20-21% के आसपास थी लास्ट सेंसस के हिसाब से। तो फिर 93% लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब it shows that poverty is not only cause of malnutrition. A major cause of malnutrition is number 1, ignorance. People do not know कि सही डाइट बच्चों को 2 साल तक क्या देनी है, और कई बार जानते हुए भी वो लोग उसको ध्यान नहीं देते। They do not pay enough attention. बहुत सारी चीजें हैं बच्चों की परवरिश में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर लोग नहीं जानते, या जानते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं कुछ फैक्टर्स जो कि कागज में नहीं है, चीजें इस कागज में है जो आपको मैंने दिया है जो पेपर, उसके बाहर से कुछ बातें आपको बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है, मुझे खुद भी ये बात आज से कुछ साल पहले ही मालूम पड़ी कि जब बच्चा पैदा होता है, मैं खासतौर से आप में से जो लड़कियां हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ का जो पहला दूध होता है बच्चे के लिए, तो वो दूध थोड़ा गंदा सा होता है देखने में थोड़ा नॉर्मल दूध के कलर का सफेद नहीं होता है, थोड़ा देखने में गंदा सा लगता है। तो अक्सर लोग माएँ उस दूध को नहीं पिलाती हैं। तो उस दूध के बारे में मेडिकल एडवाइस क्या है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप में से लड़की बताएं मुझे, कोई लड़की जी। Sir, that milk is called colostrum and that is very nutritional and that should be given to all children. Wonderful, wonderful. I am really pleased to hear that. आपको पता है, आप बहुत समझदार हैं। मुझे खुद 3-4 साल पहले ये बात मालूम पड़ी। कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। कोलेस्ट्रम के बारे में अगर आप मुझसे पूछें, ये जो अमृत का जो कॉन्सेप्ट है, अमृत मैंने कहीं देखा नहीं और कहीं बाजार में मिलता भी नहीं। अगर नेचर ने की जो दुनिया है उसके अंदर अमृत से नजदीक कोई चीज है तो कोलेस्ट्रम है। माँ का जो पहला दूध है उसको जहालत में, इग्नोरेंस में लाखों करोड़ों फैमिलीज में जाया कर दिया जाता है, क्योंकि उसको लोग गंदा समझते हैं, खराब समझते हैं, और उसके बाद वो दूध पिलाने लगे। वो तो कुदरत की नेमत है, वो तो एक अमृत है।
यानी अगर वो बच्चे ने पी लिया तो समझ लिए बहुत लाइफ लॉन्ग उसका असर बच्चे की सेहत के ऊपर होता है और अच्छा पॉजिटिव असर होता है। आपने Yes, जितने भी sir. जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये चीज बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने खुद अपने वाइडर फैमिलीज के अंदर बहुत सी लेडीज से पूछा, ज्यादातर को ये बात नहीं पता थी। ये बात तो आप सबको पता होगी कि 6 महीने तक बच्चे को एज फार एज पॉसिबल सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा पानी तक नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद उसको कुछ गजाएं देना चाहिए। जो पेपर मैंने आपको दिया है इस टॉपिक के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है कि सही डाइट है क्या। सही डाइट जो ये है कि 7 फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं और उसमें से जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको 2 से 3 बार एटलीस्ट 4 ग्रुप्स में से कुछ फूड देना चाहिए। मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ, उसमें पेपर में है, आप देख लीजिएगा। तो मतलब ये कितनी शॉकिंग बात है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 6.5% बच्चों को, 2 साल की उम्र तक के बच्चों को सही ग़िज़ा मिल रही है। ये कितना शॉकिंग फैक्ट है। और आप बताइए कि हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। उसकी वजह गरीबी है, उसकी वजह इग्नोरेंस है, उसकी वजह लैक ऑफ केयर। वी सिंपली डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। आज आपने सुना, कल आप भी शायद भूल जाएंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि ये सारे फैक्ट्स जो भी जिन माओं के बच्चे 2 साल से कम के हैं उनको बताइए। और उसके अंदर खास तौर जो पॉइंट नंबर 3 है, बुलेट पॉइंट नंबर 3 कॉजेज में, वो जरूर उनको बताइएगा कि ये सही डाइट क्या होती है। फर्दर गूगल करके उनको बताइए। ये बहुत बड़ी नेशनल सर्विस होगी अगर आप लोग इस मैसेज को आगे तक बढ़ाएंगे कि सही डाइट क्या है। सिर्फ सिक्किम में और केरला में 30% से ऊपर बच्चों को सही डाइट मिल रही है। आपको ताज्जुब होगा कि आंध्र प्रदेश जो कि रिलेटिवली वेल ऑफ स्टेट है, वहां सिर्फ 1.3% चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 को सही मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिल रही है। 1.3, लेस देन 1.5%, लेस देन 2%। ये शॉकिंग फैक्ट नहीं है क्या? हमारी सरकारों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आज की रूलिंग पार्टी हो या पहले की रूलिंग पार्टीज हो, उनको इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था क्या? इलेक्शन के फैसले के जो इश्यूज बनते हैं हमारे यहाँ, वो उसके अंदर ये इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितनी इंपॉर्टेंट चीज जो निगलेक्ट हो रही है और वो उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सवाल करने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है। हमारे टीवी के डिबेट्स में क्या ये चीजें डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जिंदगी के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे नेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मुल्क का फ्यूचर बन रहा है, बिगड़ रहा है, बल्कि मुझे तो दिख रहा है कि जो निगलेक्ट है उससे तो बहुत बिगड़ रहा है। आखिर में मैंने लिखा है कि रेमेडीज क्या है। मैं तो रेमेडी यही समझ में आती है कि जब तक की जो रूलिंग क्लास है वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा तब तक इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, तो अहमियत नहीं जाएगी। करने को तो वो न्यूट्रिशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ICDS का प्रोग्राम एक चल रहा है, तो उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत ही खराब। उसकी तफसील में नहीं जा सकता। उसका मैनेजमेंट कमजोर है, उनको मामूली ऑनरेरियम दिया जाता है, उन लड़कियों से जिनको बनाया गया है, वहां पर बैठाया गया है, जिस तरह के काम किए जाते हैं, उनको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे ICDS के सेंटर्स जो गांव में चल रहे हैं, आंगनबाड़ी, वो एक कमरा तक नहीं है, कमरा है तो उसके अंदर एक पंखा नहीं लगा हुआ है। बुरा हाल है। जो खाना भी उन तक जो पहुंचता है वो किस क्वालिटी का पहुंचता है, कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। अभी 3-4 महीने के लॉकडाउन में ये सर्विसेज बुरी तरह निगलेक्ट हो गई। यानी ऑलरेडी हमारी न्यूट्रिशन सर्विसेज की हालत बहुत खराब थी और उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जब भी हालात सुधरेंगे, और हालत सुधरने से पहले पहले हमको इनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मुझे सोल्यूशन ये समझ में आता है, शायद आपको प्रैक्टिकल ना लगे, कि इलेक्शन में जब तक ये इशू नहीं बनेगा, जब तक ये गवर्नमेंट जो रूलिंग जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं उनसे न्यूट्रिशन के बारे में कमिटमेंट नहीं लिया जाएगा, इस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। जब लोग इलेक्शन जीतेंगे इसकी वजह से और हारेंगे इलेक्शन इस इशू के ऊपर, इस तरह के इशूज पर, तभी गालिबन इनको सही इंपॉर्टेंस मिलेगी। वरना ऐसे निगलेक्टेड रहेगा। हम लोग जैसे कि हमारे टीवी के चैनल्स के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर जिस तरह के वो हेट इश्यूज के ऊपर दंगल होते रहते हैं, वही दंगल होते रहेंगे। आइए, कोई सवाल, कोई बात जो क्लियर ना हो? न्यूट्रिशन का ये सब्जेक्ट, जो कुछ बातें आपने सुनी, ऑफ कोर्स एज ए सिविल सर्विस कैंडिडेट तो आपको पता होना ही चाहिए। और किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के अंदर इन पॉइंट्स को अगर आप ये इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स तो याद कर लीजिए, जो मैंने बार बार आपसे कही। 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे
20% बच्चे जो हैं वो हमारे वेस्टेड हैं। आपको मालूम है, वेस्टिंग के मामले में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज जो कि दुनिया के सबसे गरीब और पसमानदा पिछड़े बैकवर्ड कंट्रीज हैं, उनसे भी हालत खराब है हमारी वेस्टिंग के मामले में। वेस्टिंग हम उनके यहाँ हमसे कहीं कम है। हेलो, समझ से समथिंग? हेलो, is someone saying something? Hello. 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 Can you hear me? Anybody? Yes, sir. We are hearing you. अच्छा, तो आप अपना नाम बताइए। थैंक यू। आप ही ने तो अभी जवाब दिया था ना कुछ देर पहले। Yes, sir. Yes, sir. What's your name, please? So my name is Priyanka. Priyanka, how useful was this topic? So it was very useful and knowledgeable, and yes, it is very So are you important for us to know. statistics that I have mentioned at least 5 or 6 times? Yes, sir. So you've told us that 20% of children, that is 2 out of 5 children, are in our country under the age of 5 are wasted. 1 out of 5. 20% means 1 out of 5. Sorry, sir. Yes, 1 out of 5 children under the age of 5 in our country are wasted. Right. 40% of children are stunted, Right. and 60% of children are malnourished. Anemic. Sorry, sir, anemic, and most of the deaths are causing in our country are due to malnutrition. 68%. 68% of child deaths are due to malnutrition. Mainly due, not only due to, but mainly due to. If you remember these 4 things, quite important. Very good. And you should also remember the fact which Amitabh Bachchan ji keeps repeating in the TV advertisement. Yes, sir. First 1,000 days. 90% of the human brain, 90% of the human brain is formed in. So, बोलिए प्रियंका। So Amitabh Bachchan ji tells about the importance of first 1,000 days. That is from the conception to roughly second birthday of the child, and most of the brain development is till the age of 2 years. Right, 90%. आप खुद सोचिए। तो yes, sir. देश के अंदर malnutrition की ये जो 20%, 40% ये वेस्टिंग, स्टंटिंग और ये जो एनीमिक होना, ये सारे malnutrition के ही एस्पेक्ट्स हैं। जहां malnutrition की हालत इतनी खराब है जिसकी in a country where the malnutrition is so severe, so bad, what is the future of our people? What are the future of our children? And what kind of people are working in our factories? Because they also suffered the same kind of condition 10 years, 20 years, 30 years, 40 years back. It is not that the malnutrition has suddenly become a problem. This problem has slightly improved over the years actually. Think about the situation जो आज हमारे फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे कहने को आपने एक वर्ड सुना होगा, demographic dividend. हाँ, ये सुना है ना? Demographic dividend का मतलब है कि roughly 65% of our population is under 35 years, which is very good. Why is it good? Because we have a large section of the population who can work, who can produce. तो हमारे यहाँ के जो ग्रोथ ज्यादा होगी, GDP ज्यादा होगा, क्या प्रोडक्शन होगा उन लोगों से जो बचपन में malnutrition का शिकार थे, जिनको सही डाइट नहीं मिली। जिस कंट्री में 2 साल की उम्र तक सिर्फ 6.4% बच्चों को सही डाइट मिली हो, उस मुल्क के लोग बड़े होकर क्या फैक्ट्रियों में, क्या सिविल सर्विस में क्या काम करेंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़ा इशू है कि शायद सारे इशू को छोड़ करके इस पर ध्यान होना चाहिए। आप किसी को लगता है टेंशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, न्यूज़पेपर्स की तरफ से और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी तरफ से, उसका आधा चौथाई 1/10 भी
Hello. 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 Can you hear me? Priyanka, I was talking to you. Can you hear me? I'm not seeing anybody else. Hello? Priyanka, can you hear me now? Yes, sir. Now I can hear you. It was disconnected. Your voice was disconnected, sir. Now I Okay, can so hear you. my last question was, is our government, and I'm not talking about one government at the center, all governments, all ruling political parties, all governments in our country, the government, the media, the TV, the newspapers, and the intellectuals, are they paying as much attention to nutrition as it deserves? Sir, I think no, because when such a big state in our country like Andhra Pradesh, there are Uh, only 1.3 children are getting right diet. So that 1.3%. 1.3%, yes, sir, 1.3% children are getting right diet. This shows that our government is not paying much attention as it is required. Only Kerala and Sikkim, children in only Kerala and Sikkim are getting the right diet, which is required. So this shows Not even that, right. Only 30%. Only 30%. That's not yes, sir. very satisfactory. Best, but not good enough. Yes, sir. Yes, sir. So that shows that ignorance is, of course, as you have told us, that ignorance is the very biggest cause, and from the part of parents and from the part of government also. Priyanka, anybody who is hearing me, all of you who are hearing me, would you like to do something in this regard? It is not enough to blame government, blame media, blame intellectuals, everybody, and do nothing. आज जो कुछ आपने सीखा है, जो एटलीस्ट जो मदर्स इनके बच्चे 2 साल से कम के हैं, उनमें से कम 10 मदर्स को आप अच्छा सा एक इसके ऊपर राइट अप छोटा सा बना करके उन्हें करिए सही डाइट क्या है, और इसके बारे में थोड़ा और गूगल सर्च करिए कि सही डाइट क्या है. इसमें कुछ तो मैंने लिख दिया है इसी के राइट अप के अंदर, कॉजेस के अंदर, बुलेट पॉइंट नंबर 3. अगर आप बुलेट पॉइंट नंबर 3 कोई सिंपल हिंदी में या इंग्लिश में एक्सप्लेन करके 10 मदर्स को पहुंचा दीजिए जिनके बच्चे 2 साल से कम के हैं, तो यू विल बी डूइंग योर ड्यूटी. तो इट इज नॉट एनफ, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मेरे ख्याल से आपको 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, और इस प्रोसेस में आपको भी सब सारी बातें याद हो जाएंगी, आपका भी उसमें फायदा है. Sure, तो sir. Sure. विल यू डू इट? विल सम ऑफ यू डू इट? Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. ये आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, मगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और अगले लेक्चर के ऊपर मैं पूछूंगा कि आप में से कुछ लोगों ने किया. मैं कोई आपको ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं हूं, ना मैं देना चाहता हूं. ये तो आपके अपने दिल की भावना है. अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो ये है देश प्रेम का मौका. लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये सब तो पॉलिटिशियंस कराते रहेंगे, लेकिन असली देश प्रेम तो इन सब इश्यूज में है. असली मुद्दे तो ये हैं, इन पर लड़ाई होनी है, इन पर काम होना है. तो आप जो कर सकते हैं छोटा छोटा काम, वो करते रहिए. अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं. ये बहुत छोटा काम है. 10 मदद को लिखने में, एक मैसेज लिख के 10 मदद को भेजने में, और ज्यादा को भेजें तो और भी अच्छा है. बहुत अच्छी बात होगी. इस मैसेज को और थोड़ा गूगल सर्च और कर लीजिए कि सही डाइट क्या है, और ये 7 ग्रुप क्या हैं. इनमें इसको सिंपल इंग्लिश में या सिंपल हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करके एक छोटा सा मैसेज बना के और भेज दीजिए 10, 15, 20 मदर्स को. आप स्टार्ट विद योर फैमिली. अपनी फैमिली के अंदर जो आपके कजिन्स, आपके फूफा, मामा, चाचा के यहाँ जो और भी जो बच्चे हों, आसपास के पड़ोस में ये जो मदर्स हों, जान पहचान के, उनको भेजिए. और यकीन कीजिए मैंने भेजा है अपने जानने वालों को, तब भी अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई थिंक आज कम्युनिकेशन के बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ, और लगभग 12 बजने वाला है, इसलिए मैं अब नॉट इन ए मूड टू पिक अप द नेक्स्ट टॉपिक. आज के जो पेपर्स शेयर किए उसमें 2 टॉपिक बचे हैं, वो छोटे छोटे हैं, बट मुझे पीछे से बहुत कम आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ. एंड आई थैंक यू ऑल. बहुत जल्दी फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं. I love those classes. I really don't enjoy these online lectures, but under the current circumstances, perhaps the best available option for us, so we should pursue this option, so long as the face-to-face lecture option is not there. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.